उसका कोई कलर नहीं होगा, आपने यही लिखना है। ये दिस इज द एक्सेप्शनल केस, इसके अलावा ऐसा कोई और एलिमेंट नहीं है, तो दिस इज द एक्सेप्शनल केस। अब इसमें क्यों रेड आता है, इसके अंदर कुछ और चीजें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, अभी हमने उन चीजों को डिस्कस नहीं करना, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, लिगेंड होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अच्छा, कलर डिपेंड्स ऑन व्हाट, ट्रांजिशन एलिमेंट पर कि आपके पास कौन सा एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट पर, ये दो बात हमने डिस्कस करी। लिगेंड क्या होता है अब हम उसको देखेंगे, फिर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसको हम मजीद देखेंगे अभी, ठीक है। These are the three d orbitals, ठीक है, they are 5 different orbitals of the variety। अब देखो ये है x, y और z, तो जो x और y के बीच में लाई करेगा, not on x और y, ये है देखो x और y, अब ये उनके बीच में लाई करता है, उसके ऊपर लाई नहीं करता, ठीक है। इसी तरह x और y, x y पे लाई करेगा, x और z, x के और z के बीच में लाई करेगा। इसी तरह y z कहाँ लाई करेगा, y और z के बीच में लाई करेगा। मान लीजिए कि ये u है, ये u, तो अब अगर ये x है और ये y है, तो इसका जो लोब होगा ना वो इन दोनों के बीच में होगा, ऐसे, दिस इज x y। और अगर मैं कहूं कि भाई ये x है, ये y है और ये z है, और मैं चाह रहा हूं x और z, दिस इज x एंड दिस इज z, तो x और z के बीच में बने तो वो फिर u बनेगा, इनके बीच में, समझ आ रही है, दिस इज x, दिस इज z, तो x और z के बीच में, तो फिर दूसरा लोब यूं आएगा जो y को टच नहीं कर रहा होगा, और फिर वो यूं आएगा जो y को टच नहीं कर रहा होगा, y वाली पूरी साइड खाली है, y वाली साइड को खाली रख दिया हमने, तो वो x और z को टच करेगा सिर्फ, ठीक है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से आपके पास y z है, फिर x स्क्वायर y स्क्वायर जो होता है वो x और y के ऊपर होता है, ठीक है। अब देखो ये x है, इसने x को पूरा कवर किया है, तो x और y जो x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर पूरा x के ऊपर होगा, y स्क्वायर पूरा y के ऊपर होगा, और इसने z को छोड़ा, और z स्क्वायर जो होता है वो z पर होता है, वो कॉलर की तरह होता है इसका। एक पहले आपने एक यू करके कॉलर बनाना है, एक यू आएगा और एक, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्स वाई में जाते हैं तो ऐसे होते हैं, वाई जेड में जाते हैं, जेड एक्स में जाते हैं तो यू, वाई जेड में जाते हैं तो यू घूमते हैं, ठीक है। ये पॉसिबल आपके पास क्या है, ऑर्बिटल है कि ये 5 डिफरेंट शेप्स में इस तरह से रह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग कैसे होती है, इससे पहले आपको थोड़ी सी स्प्लिटिंग समझानी पड़ेगी कि स्प्लिटिंग क्यों होती है, तो मैं इसको यहाँ समझा देता हूँ, आपको ये चीजें हटा देता हूँ। देखिए भाई, स्प्लिटिंग इसलिए होती है कि जब आपका डी ऑर्बिटल है, ये मान लो ये आपका डी ऑर्बिटल, 1 2 3 4, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 और मान लो के 5 और ये छठा इलेक्ट्रॉन ये। अब अगर एक लीगेंड आएगा, लीगेंड क्या होता है, ऐसा कंपाउंड या ऐसा आयन, कंपाउंड भी हो सकता है आयन भी हो सकता है, ठीक है। लीगेंड न्यूट्रल भी होते हैं, लीगेंड में माइनस का चार्ज भी होता है, माइनस तो होगा लाजमी बात, जिसके पास लोन पेयर। अब ये इतना लोन पेयर लेके जब इसके करीब आएगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो इनके दरमियान एक रिपल्जन बनती है। अब लीगेंड इसमें घुसना चाहेगा कि मैं इस मेटल के अंदर आ जाऊं, क्योंकि ये तो मेटल है ना, तो मेटल है, तो यानी कि इस मेटल के इर्द गिर्द जो ऑर्बिटल्स थे उनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे, और लीगेंड अपना लोन पेयर लेकर इसकी तरफ आता है, तो एज अ रिजल्ट इस रिपल्जन से ये जो डी ऑर्बिटल होता है ये स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, बीच में 2 टुकड़े होता है। अब 2 टुकड़े कैसे होता है कि ये इससे 2 फॉर्म्स बनाएगा, या तो ऊपर 3 ऊपर चले जाएंगे और 2 नीचे रह जाएंगे ऐसे, और या तो 2 ऊपर रह जाएंगे, ठीक है, और 3 नीचे चले जाएंगे ऐसे, तो वो अगली उसमें आ जाएंगे, ये आ गया, ठीक है। अब ये 3D था, इसके अंदर 2 4 6 और 2 8, तो यानी कि ये 3D 8 था, ये 3D 8 था, ठीक है। इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन थे। अब आने वाले लीगेंड ने इसको जब तोड़ा होगा तो इसमें क्या हुआ, 2 ऊपर चले गए हायर एनर्जी पर और 3 नीचे रह गए लोअर एनर्जी पर,
जो हायर एनर्जी पर होता है और जो लोअर एनर्जी पे होता है, इसकी स्प्लिटिंग के हिसाब से इसको, ये दो है ना दो, तो इसको कहते हैं ई जी। ई जी देखो, ई और जी में भी दो है, तो ऊपर दो है और नीचे है T2G। T2G इसको कहा जाता है T2G। ये क्या है? ये सिर्फ नाम है, ये क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इसके नाम है। आपने दोबारा इसकी टेंशन नहीं लेनी कि ये क्या नाम है, इसको हम क्या कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। और कभी ये स्प्लिट होता है इस तरह, जब T2G ऊपर चला जाता है, 3 ऊपर जाते हैं और 2 नीचे आते हैं, दिस इज नोन एज EG। अब ये कब ऊपर जाता है कब नीचे जाता है, अब जरा इसको समझ लेते हैं। अगर आपकी आने वाला लिगेंड ऑक्टाहेड्रल को प्रमोट करता है, ऑक्टाहेड्रल क्या एक शेप है, कैसे पता चलता है कि आने वाला ऑक्टाहेड्रल कर रहा है या टेट्राहेड्रल कर रहा है, ये भी आगे खुद ही समझ आ जाएगा, ये भी लेक्चर का हिस्सा है, आगे समझाएंगे, ठीक है। तो अगर ऑक्टाहेड्रल शेप में आप तोड़ोगे, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास वाटर आता है, वाटर, तो वाटर हमेशा ऑक्टाहेड्रल लेकर आएगा। अमोनिया आएगा, अमोनिया, तो अमोनिया भी हमेशा ऑक्टाहेड्रल। मान लो कि आपने वाटर इसमें डाला, तो वाटर इसके अंदर। इसी तरह अगर क्लोरीन आएगा, क्लोरीन, तो क्लोरीन हमेशा टेट्राहेड्रल होता है, ब्रोमीन भी टेट्राहेड्रल होता है। तो अब क्लोरीन का लिगेंड हमारे सिलेबस में है, वाटर का लिगेंड है, अमोनिया का लिगेंड है, ये तो है 3 मेन, इन्हीं को हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो अगर वो कहता है कि टेट्राहेड्रल शेप बना लो, इसकी स्प्लिटिंग शो करो, तो आपने ये वाली स्प्लिटिंग शो करो, ठीक है। टेट्रा का मतलब टी से शुरू हो रहा है, इसको यूं याद करो, टेट्रा में टी है ना, तो T2G ऊपर आएगा, टेट्रा और T2G ये दोनों अलाइंड रहेंगे, ठीक है। अगर आपने T2G को इस ऑक्टाहेड्रल में लिख दिया, ऑक्टाहेड्रल में ऊपर T2G बना दिया, तो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। अब क्या कहता है ये कहता है प्लेसिंग लिगेंड अराउंड द सेंट्रल एटम कॉजेज द एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल टू चेंज, ठीक है। वही बात जो मैंने आपको बताई कि जैसे लिगेंड आएगा तो इसके रिपल्जन की वजह से टूटता है। सम ऑफ डी ऑर्बिटल गेन्स एनर्जी एंड सम लूजेस एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये वाला पहला वाला, Z2 and XY2 गो हायर, ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, इनको हमने EG कह दिया कलेक्टिवली, and 3 go lowers. In tetrahedral complex, XY, YZ, ZX go higher and 2 go lower. ये हो जाएगा। Degree of splitting depends upon the central ion, के बीच में कौन सा आयन था, कौन सा मेटल था, and the ligand. Ligand कितना पावर से आया था, या ligand में खुद कितना पावर था, इस पर डिपेंड करता है। The energy difference between the level affects how much energy is absorbed. When the electron is promoted, the amount of energy governs the color of the light absorbed. यहाँ तक की बात समझ आ गई? यानी कि आपने कहा कि ओके, इसका मतलब है कि अगर लिगेंड आएगा तो मेरा डी ऑर्बिट स्प्लिट होगा, डी ऑर्बिट स्प्लिट होगा तो 2 हिस्सों में स्प्लिट होगा, या तो 2 EG बन जाएंगे और 3 T2G बन जाएंगे। अब अगर ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टा, तो EG हायर पे आएगा, T2G लोअर पे आएगा। और अगर ये टेट्रा है, टेट्रा, तो टेट्रा के हिसाब से T2G हायर पे होगा और EG लोअर पे होगा, ये। अब ये जो डिफरेंस आया, दिस इज डेल्टा ई, ये इसके सेंटर से हमें कैलकुलेट करनी होती है, ये हायर लेवल पे हम कैलकुलेट करते हैं, आपको ये कैलकुलेट नहीं करना, वरना ये भी होता है कि इसने कितना डिस्टेंस लिया और इसका कितना डिस्टेंस है, इन दोनों के डिस्टेंस को माइनस करके हम बताना होता है हमें कि डेल्टा ई कितना है। अब डेल्टा ई एच म्यू के बराबर, ये एच म्यू क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट है एच, और वी इज द फ्रीक्वेंसी। तो आप कहते हो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने जितनी एनर्जी लूज की और जितनी एब्जॉर्ब की, ग्राउंड स्टेट से कितना नीचे गया और ग्राउंड स्टेट से कितना ऊपर गया, इस एनर्जी डिफरेंस को जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको वो वेवलेंथ पता चल जाती है जिस पर इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, और उसको हम यूज करते हैं इसके कलर के हिसाब से, उसका ये कौन सा कलर शो करेगा। अब इसके पीछे ये फिनोमेना है कि द ऑब्जर्व्ड कलर ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ ऑब्जर्व्ड, ठीक है, एब्जॉर्ब। कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, तो क्यों ब्लू होता है, अपीयर्स ब्लू बिकॉज द एनर्जी एब्जॉर्ब कॉरेस्पॉन्ड टू द रेड एंड येलो लाइट वेवलेंथ। तो इस पूरे मोनोक्रोमेटिक लाइट में, यानी कि जो लाइट व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट, इसके अंदर सारे कलर्स होते हैं, तो व्हाइट लाइट जब इस सॉल्यूशन से गुजरा तो ये सब एब्जॉर्ब हो गया, तो एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस कलर इज एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब हो गया। तो पीछे जो रह गया वो आपको नजर आया, सॉल्यूशन अपीयर्स ब्लू, सही है, ये आपको नजर आया क्योंकि ये सब गायब हो गए, ये सब गायब हो गए, तो आपको ब्लू की रेंज नजर आई, ठीक है जी। इस वजह से वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड टू द ब्लू लाइट आर नॉट एब्जॉर्ब, दैट इज व्हाई
इट इज पास्ड। ठीक है, ये सॉल्यूशन से पास हुई और हमारी आंख तक पहुंची। जब हमारी आंख तक पहुंची तो हमने देखा, हमने कहा कि अच्छा ये तो ब्लू कलर है। ठीक है, एब्जॉर्ब कलर नैनोमीटर में ये होगा और ऑब्जर्व कलर जो होगा नैनोमीटर में ये होगा। तो वॉयलेट अगर होगा तो येलो ग्रीन आपका जो ऑब्जर्व होगा। अगर वॉयलेट गायब हो गया तो इतनी, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी ये है, इस फ्रीक्वेंसी पे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और इस फ्रीक्वेंसी पे आपको ये कलर नजर आएगा। ठीक है, ये नजर आना है, ये गायब हो जाना। तो जो गायब हो गया सॉल्यूशन में वो नजर नहीं आएगा, जो नजर आएगा, जो रह जाएगा वो हमें नजर आएगा। ठीक है, ये बेसिक फिनोमेना है। कलर क्यों नजर आते हैं, ये वही वाली बात है। तो जो वेवलेंथ गायब हो गई, सही, इन वेवलेंथ को हमें याद नहीं करना। सही है, इन वेवलेंथ को भी हमें याद नहीं करना। ठीक, अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आया तो वो अगला सवाल जो होगा वो ग्राफ से रिलेटेड होगा। अब जैसे कि ये बात थी कि वही इलस्ट्रेशन है, ब्लू और ग्रीन लाइट आपको नजर आती है, इसलिए सॉल्यूशन ग्रीन है। अब मान लीजिए कि कॉपर का सॉल्यूशन है, कॉपर 2 सल्फेट इज अ ब्लू बिकॉज रेड एंड येलो वेवलेंथ्स आर एब्जॉर्ब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ यूं होगा कि ये लाइट यहां से स्ट्रेट आएगी, ठीक है, और कहाँ एब्जॉर्ब होगी, ये वाली लाइट जो होगी ना वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। शायद कुछ यूं होना चाहिए। देखते हैं ग्राफ कितना मेरे ग्राफ से मैच कर रहा है। देखो मैंने ये बनाया, ये इस पे मैच हो। क्या बात समझ आई? समझ ये आई कि कॉपर सल्फेट जो था वो ब्लू है, यानी कि ब्लू कलर ने एब्जॉर्बेंस नहीं शो की, लेकिन रेड और ग्रीन, और इसने ग्रीन भी नहीं बल्कि रेड और येलो ने एब्जॉर्बेंस बहुत ज्यादा शो की। तो ये देखो, ये चली, इनकी एब्जॉर्बेंस नहीं थी, इस वजह से ये कलर हमें नजर आया। अगला क्वेश्चन